दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। ये जो अपना राजस्थान सर्विस रूल्स चल रहे हैं आरएसआर, और ये आरएसआर का जो 5वां नंबर वीडियो है, इसमें अपन अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे और 3 पढ़ेंगे। अगर आपने जो आरएसआर के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जो प्लेलिस्ट है अपनी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के और ये चारों वीडियो को देख लें। दोस्तों आरएसआर आपको तभी समझ में आएगा जब आप जो अध्याय नंबर 2 को पढ़ लोगे। अध्याय नंबर 2 का अपन अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें रूल्स 7 अपन ने पढ़ा था, और रूल्स 7(1) से लेकर के और रूल्स 7(40) तक जो परिभाषाओं का उल्लेख था उसका अपन ने अध्ययन किया। पहले आप उन वीडियो को देख लो चारों को, और उसके बाद में इस वीडियो को अपन आप लोग देखना, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप उन 4 वीडियो को देख पाओगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये अध्याय नंबर 3 से है। अध्याय नंबर 2 का अपन अध्ययन कर चुके हैं, अध्याय नंबर 3 है, और अध्याय नंबर 3 में नियम 8 से लेकर के और नियम 11 तक है। ध्यान रखना 8 से लेकर के नियम 23 तक, 8 से लेकर के नियम 23 तक है अध्याय नंबर 3 में। और अध्याय नंबर 3 संबंधित है सेवा की सामान्य शर्तों से। किससे संबंधित है? सेवा की सामान्य शर्तों से। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया आपका कि अध्याय नंबर 3 किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है सेवा की सामान्य शर्तों थी। अध्याय नंबर 3 में नियम कहां से कहां तक है, तो नियम 8 से लेकर के 23 तक है। ठीक है, तो आपका सिलेबस में 2 और अध्याय नंबर 3 का अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अध्याय नंबर 3 का जो नियम नंबर 8 है वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी, यानी प्रोबेशनर ट्रेनिंग। ये क्या है इसको देखते हो। 2/1/2006, ध्यान रखना। एक तो अपन को ये डेट इंपोर्टेंट है, ये याद रखनी है कि डेट कौन सी है, 20/1/2006। 20/1/2006 को या इसके पश्चात राज्य सेवा में कार्मिक 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जब भी आपका अपन कहते हैं ना प्रोविजन में चल रहा है, तो प्रोविजन में चल रहा है। इससे पहले प्रोविजन नहीं, इससे पहले प्रोबेशनर था, लेकिन इसके बाद में 20/1/2006 के बाद में प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में जाना जाता है। अब बात यह है कि इसके बाद में 20/1/2006 के बाद में 2 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोविजन पर रहेगा, प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेगा। इस अवधि में कार्मिक को नियमित पारिश्रमिक देय होगा, एक निश्चित राशि उसके लिए देय होगी। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर उसे स्थायी किया जाएगा एवं वेतनमान की न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति दी जाएगी। समझो, मानो आप जेआरए में सेलेक्ट हो गए हो, तो जेआरए में सेलेक्ट हो गए तो आपकी जॉइनिंग डेट से, कौन सी डेट से? जॉइनिंग डेट से। और जॉइनिंग डेट से आपको लगा दिया जाएगा 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा प्रोविजन पे, और प्रोविजन में आपको निश्चित राशि 21,000 कुछ 700-800 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आप फिक्स होते हो तो 33,800 रुपए पर आपको फिक्स कर दिया जाएगा आफ्टर 2 ईयर। लेकिन 2 ईयर में आपकी संतोषजनक सेवा होनी चाहिए। हाँ, अब आप ये छुट्टी की कहानी, ये इंपोर्टेंट है। देखो भाई, आप क्या कहते हैं प्रोविजन में कितनी छुट्टी मिलती है, तो प्रोविजन में एक बात तो मैं आपको यहीं क्लियर करता हूं कि 15 तो मिलती है आपको सीएल। आप अध्ययन करेंगे जब अपन नियम 91, 92, 93 पढ़ेंगे, जब सीएल का अध्ययन करेंगे। कैजुअलिटी लीव, कैजुअल लीव में 15 सीएल मिलेंगे, आकस्मिक अवकाश। इसके अलावा आप नॉन पेमेंट रह सकते हो 30 डे तक। मैं यहीं क्लियर कर रहा हूं, फिर अपन पढ़ेंगे। 30 डे तक आप नॉन पेमेंट रह सकते हो, लेकिन अगर 30 दिन से आपका अगर 31 डेज भी हो गया तो आपका सीधा प्रोविजन 31 डे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 31 डे। देखो 8/8/2019 इस अवधि से 30 दिन का असाधारण अवकाश आप नॉन पेमेंट अवकाश दे होगा। 30 दिन से अधिक असाधारण अवकाश की अवधि होने पर परिवीक्षा काल असाधारण अवकाश की पूर्ण अवधि जितना बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप 30 दिन तक नॉन पेमेंट रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर 30 दिन से 31 भी दिन हो गया तो आपका प्रोविजन सीधा 31 दिन बढ़ेगा। अब देखो कौन स्वीकृत करता है? 30 दिन तक अवकाश स्वीकृत करने का काम होता है नियुक्ति अधिकारी। अपना ऑफिसर ही 30 दिन तक कर सकता है, लेकिन 30 दिन से अधिक अवकाश स्वीकृत है तो फिर आपका जाएगा प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाएगा, और वो 30 दिन से अधिक स्वीकृत कर सकता है। लेकिन प्रोविजन उतना ही बढ़ेगा। जैसे 35 दिन की छुट्टी है तो सीधे 35 दिन बढ़ेगा, और जैसे 28 दिन की छुट्टी ली तो एक भी दिन नहीं बढ़ेगा। 30 से कम पर एक भी दिन और 30 से अधिक पर उतने ही दिन बढ़ेगा। ये नियम 8 कहता है। आगे देखिए,
नियम 8(1), नियम 8(1) कहता है कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु, देखो आयु का उल्लेख है 16 से 35 तक। पहले इसको अपन समझते हैं। अगर किसी भर्ती नियम में मान लो आयु नहीं दे रखी है तो आपको कितना याद रखना है, 16 से 35 तक। देखो, जब किसी पद की भर्ती से संबंधित सेवा नियम में आयु का वर्णन नहीं हो तो राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु कितना होगी, 35 वर्ष होगी। न्यूनतम उसकी 16 और अधिकतम 35। लेकिन अगर सेवा नियम में आयु का उल्लेख नहीं हो, अगर आपकी कोई विज्ञप्ति आई उसमें आयु का उल्लेख नहीं है तो न्यूनतम 16 मानेंगे और अधिकतम 35 मानेंगे। लेकिन एक बात और याद रखनी है, प्रतिभूति शब्द याद रख लेना। देखो प्रतिभूति, स्वीकृति, जिनमें प्रतिभूति हो, जिनमें स्वीकृति राशि जमा हो, उनमें देखो ऐसा व्यक्ति जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो उसे उस पद या पदों पर नियुक्त नहीं दी जानी चाहिए जिसमें प्रतिभूति अनिवार्य हो। अगर प्रतिभूति शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। और अगर प्रतिभूति या स्वीकृति शब्द नहीं आता है तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम आयु 16 से 35, और अगर प्रतिभूति आती है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कुछ कंडीशन में देखो छूट भी दी गई है, मैंने वो छूट भी लिखी है यहां पर। महिलाएं जो फॉर्म भर सकती हैं 42 वर्ष तक। अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी और ओबीसी की जो महिलाएं हैं, ये तुम्हारा एससी, ये तुम्हारा एसटी और ये ओबीसी की जो महिलाएं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट होगा, यानी 45 वर्ष तक क्या भर सकती हैं, फॉर्म फिल कर सकती हैं। मृतक आश्रित विधवा, अगर मृतक की कोई विधवा है तो हाँ, मृतक आश्रित कोई विधवा है तो उसके लिए कोई जो आयु का बंधन नहीं है। मृतक आश्रित पुत्र या पुत्री, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 40 वर्ष तक फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष तक। अब बात यह आती है कि आयु का प्रमाणीकरण या आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आयु का जो प्रमाणीकरण किया जाएगा वो सेवा नियम में लिख रहा है कि कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 10 की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट द्वारा आयु प्रमाणीकरण एक बार ही होगा। जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जाएगा। अब देखो मेन पॉइंट आपको बताऊं, प्रथम नियुक्ति के समय 16 से 35, प्रतिभूति है तो 18 वर्ष, महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी महिला के लिए 10 वर्ष की छूट, मृतक आश्रित में विधवा के लिए कोई आयु का वो बंधन नहीं, मृतक आश्रित पुत्र पुत्री की अधिकतम आयु 5 वर्ष छूट यानी 40 वर्ष तक, भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष तक, आयु का प्रमाणीकरण 10वीं की मार्कशीट से या सर्टिफिकेट से। लेकिन अगर आयु में बदलाव करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगी, वित्त विभाग। इन विभागों को याद रख लेना। मैंने एक विभाग और बताया था आपको, अगर 30 दिन से अधिक स्वीकृति पानी है तो कौन से विभाग को जाएगी, प्रशासनिक विभाग को, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नियम 8 और नियम 8 क्लियर हो गए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको, कैसे याद हो रहा है नहीं, तो याद ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नियम 9, नई नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। आपकी न्यू ज्वाइनिंग होगी जेआरए में तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिएगा। देखो, प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होते समय अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आप सही हो या नहीं हो। यह प्रमाण पत्र अंशकालीन या स्थायी नियुक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। अंशकालीन मतलब कुछ समय के लिए लगाए गए हों, और या फिर स्थायी 60 ईयर के लिए जो लगाए हो, 60 ईयर एज होने पर वो रिटायर हो जाएगा, उसके लिए लगाए हों, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये नियम कहता है 9। अगर आपसे पूछे कि चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप कौन से नियम में है तो नियम 10 में है। प्रारूप में मैं आपको बता दूंगा एक दिन ला करके कि चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको सीधा प्रारूप देगा नहीं चित्र, आपको ये पूछना प्रारूप का उल्लेख कौन से में, तो नियम 10 में है। नियम 9 में नई नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र, और नियम 10 में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम 11 क्या कहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर करने वाला। उनका उल्लेख है कि भाई जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है उनमें हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर कौन करेगा, वो अपन देखते हैं। देखो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CHMO, चीफ मेडिकल हेल्थ
ऑफिसर। सीएमएचओ या उससे ऊपर के अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी होना चाहिए। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आप एक चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाओगे, उसमें सीएमएचओ के हस्ताक्षर होने चाहिए या उससे ऊपर के अधिकारी का हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वैलिड है। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष छूट है। महिला कार्मिक के संबंध में उक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किसी भी महिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी हो मान्य होगा। महिलाओं, भाई महिला कहां जाएंगे इतनी दूर, इसलिए इनके थोड़ी सी छूट दे दी है कि कोई भी डॉक्टर हो उस पर अगर साइन करता है तो महिलाओं के लिए छूट होगी। नियम 12, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से छूट। कि भाई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किन किन को नहीं चाहिए। अगर मान लो किसी की नौकरी पहले से लग रही है तो उसके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, वो चीज अपना अध्ययन करेंगे। देखो नियम नंबर 9 याद होना चाहिए, बात पढ़ाने से नहीं याद भी तो होना चाहिए। नियम नंबर 9, नई नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। आपकी नई नियुक्ति होती है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। ठीक है, ये आपका अंशकालीन स्थायी दोनों सभी प्रकार की नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगा, कम या अधिक समय के लिए। चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप का उल्लेख 10 में है और नियम नंबर 11 कहता है कि इस पर हस्ताक्षर है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के होंगे, इससे छोटे अधिकारियों के नहीं होंगे। महिला कार्मिक के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर कोई भी डॉक्टर के हस्ताक्षर हो सकते हैं। अब नियम नंबर 12 कहता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से छूट। कौन कौन को छूट मिलेगी देखो। देखो छूट में अपन बात करें तो ऐसा अस्थायी कर्मचारी जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया हो तथा उसे बिना व्यवधान उसी विभाग, पद या अन्य कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्त किया जाए। कहने का मतलब यह है कि एक स्थायी कर्मचारी है और आप उसी पद में पहले से आपने दे रखा है, एक जॉब है आपकी, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो। देखो एक जॉब है और सेकंड जॉब में आप लग रहे हो, मान लो कि पहले है ना सेकंड जॉब में आप लग रहे हो, तो आपके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन ये। ऐसा कर्मचारी जिसने प्रतियोगी परीक्षा में चयन से पूर्व चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आप मान लो जेआरए है, लेकिन जेआरए से पहले कोई आपने ऐसी एग्जाम करी हो जो चिकित्सा से संबंधित हो, तो उनके लिए भी आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट, उच्च सेवा में 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कार्मिक। उच्च सेवा और निम्न सेवा में आपको बता चुका हूं कि चतुर्थ क्लास सेवा के अलावा आपका 4th क्लास सेवा, इसके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं वो सबकी सब उच्च सेवा में आती है। अगर आपने 3 माह से कम अवधि के लिए आप अस्थायी रूप से नियुक्त हो रहे तो उसके लिए भी जरूरत नहीं है। चतुर्थ सेवा में 6 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कार्मिक को भी आवश्यकता नहीं है। मान लो आप 4th क्लास लग रहे हो 6 महीना से कम अवधि के लिए, तो उसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सेवानिवृत्त कार्मिक जिसे सेवानिवृत्त के तुरंत बाद पुनः नियुक्त किया गया हो। आपको सरकार का एक नियम होता है ना कि 60 ईयर के बाद में आप फिर संविदा पर लग सकते हो तरीका से कॉन्ट्रैक्ट पर, वो 65 वर्ष तक, तो उनके लिए भी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर आप सेवारत हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, परंतु इस्तीफा देकर अगर नियुक्त होते हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। ये इंपोर्टेंट है। मान लो कि आपका रिटायरमेंट हो गया तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस्तीफा देकर अगर पुनः नियुक्त होना चाहते हो तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। अब कौन कौन से छूटे एक बार दोबारा याद करा रहा हूं मैं आपको। देखो आप अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी हो और आप पहले से लगे हुए हो और इसके बाद में आप पुनः लगना चाहते हो तो आपको कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कई भाई अपन के एलडीसी लगे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है जेआरए में, जूनियर अकाउंटेंट में, तो उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी नियुक्ति पे। ऐसा कर्मचारी जिसने प्रतियोगी परीक्षा में चयन से पूर्व चिकित्सा की कोई परीक्षा पास करी हो जो उसके बॉडी के पूरी तरीका से आपको ये बताता है कि सही है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च सेवा में 3 माह से कम अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। चतुर्थ श्रेणी सेवा में 6 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त होने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अगर आप पुनः नियुक्त होते तो चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर इस्तीफा दिया है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। यह कहता है नियम 12। नियम 13, सेवा की मूलभूत शर्तें। नियम 13 क्या कहता है? सेवा की मूलभूत शर्तें। एक राज्य कर्मचारी को संपूर्ण समय राज्य सरकार के कार्य निष्पादन पर रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा ऑफिस का टाइम तो 9:30 से लेकर के
और शाम 6 बजे तक है। अगर ऑफिशियल कोई काम हुआ, सरकारी काम, तो आपको 8 बजे भी बुलाया जा सकता है। साफ नियम 13 कहता है कि एक राज्य कर्मचारी का संपूर्ण समय राज्य सरकार के कार्य निष्पादन पर रहेगा। अगला देखो, समुचित प्राधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के किसी भी समय किसी भी कार्य निष्पादन हेतु नियुक्त कर सकता है। आपका अगर अधिकारी चाहेगा तो आपको 8 बजे भी शाम को बुला करके और राज्य सरकार का कोई भी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो विभाग से संबंधित है, उसको निष्पादन करवाने में लगा सकता है। तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन राज्य सरकार के कार्यों में निकलेगा। ये बात कहता है नियम 13। नियम 14, पदाधिकार के संबंध में मूलभूत शर्तें। पदाधिकार क्या होता है? देखो, एक पद एक कार्मिक, एक पद एक कार्मिक के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना है, एक पद पर दो कार्मिक नहीं होंगे। किसी एक ही पद पर दो कार्मिक का पदाधिकार नहीं होगा, यह कहता है नियम 14। एक ही कार्मिक को स्थायी रूप से दो पदों पर पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा। हाँ, एक चीज होता है, देखो स्थायी शब्द आया है इसमें, स्थायी। अगर आपसे पूछे ना, जैसा आप लगे हुए अधिकारी लगे हो, तो आपके लिए चार्ज मिल सकता है अन्य विभाग का, अन्य विभाग का चार्ज मिल सकता है, लेकिन वो अस्थायी रहेगा। जब तक उस विभाग का अधिकारी नहीं आएगा तुम्हारे पास चार्ज रहेगा, और अगर अधिकारी आ गया तो आपका चार्ज हट जाएगा, लेकिन पदाधिकार सिर्फ एक ही रहेगा। किसी ऐसे पद पर दूसरे कार्मिक का पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा जिस पद पर किसी कार्मिक का पदाधिकार पूर्व में हो। मान लो कि कोई कार्मिक पहले लगा हुआ हो और वो छुट्टी के लिए चला गया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पद पर दूसरा आ जाएगा, वो पद रिक्त ही रहेगा। ये कहता है नियम नंबर 14। नियम नंबर 15 कहता है पदाधिकार के संबंध में मूलभूत सिद्धांत। पदाधिकार के संबंध में मूलभूत सिद्धांत, तो नियम नंबर जो 15 है वो थोड़ा सा मिस हो गया है इसमें लिखने में। जो नियम नंबर जो 15 है ना, वो पदाधिकार के संबंध में मूलभूत सिद्धांत की जगह ये पदाधिकार ही, केवल पदाधिकार का उल्लेख है इसमें, मूलभूत सिद्धांत नहीं है, पदाधिकार का उल्लेख है, पदाधिकार का उल्लेख है। देखो, पदाधिकार में क्या है, कार्मिक जिसका किसी स्थायी पद पर पदाधिकार है, उसका किसी अन्य स्थायी रिक्त पद पर पदाधिकार अर्जित होने पर पूर्व पदाधिकार उसका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मान लो कि आप एक एलडीसी लगे हो और आपका पदाधिकार किस पे है? एलडीसी पर है, और जैसे ही आपका जेआरए में हो जाता है तो आपका ये जेआरए का जैसे ही पदाधिकार ग्रहण करोगे तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, पहले वाला पदाधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगला देखो, नियम नंबर 16, पदाधिकार बने रहेगा, कि कौन कौन सी स्थिति में पदाधिकार बना रहेगा। नियम नंबर 15 पदाधिकार से समाप्ति से, और नियम नंबर 16 है जो पदाधिकार बने रहेगा। कब तक पदाधिकार बना रहेगा? एक राज्य कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों में अपना पदाधिकार बनाए रखेगा। कौन कौन सी स्थिति में कि वो पदाधिकार बने रहेगा? जब कर्मचारी उस पद पर कार्यरत हो। भाई, कर्मचारी उस पद पर कार्य कर रहा है तो वो पदाधिकार उसका ही है, कि वो पद उसका ही है। दूसरा है, जब कर्मचारी दूसरे पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो। मान लो कि कर्मचारी तो लगा हुआ है आपके ब्लॉक ऑफिस में, कोई भी ब्लॉक ऑफिस है आपकी, और उसको डेपुटेशन पे आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुला लिया जाता है, तो जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में वो आएगा तब तक वो पदाधिकार उसका उस ब्लॉक में ही रहेगा। जब कर्मचारी वैदेशिक सेवा में हो, वैदेशिक सेवा आप जानते ही हो, वैदेशिक सेवा का उल्लेख 7-10 में अपन ने देखा भी था। वैदेशिक सेवा से प्राय ये है कि राज्य सरकार का एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कौन का है? राज्य सरकार का। लेकिन राज्य सरकार का एम्प्लॉय होने के बाद में उसकी नियुक्ति अन्य सरकार में कर दी हो, अन्य राज्य में कर दी हो, और उसकी जो वेतन है वो उसी राज्य की संचित निधि से आहरित हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं अपन? वैदेशिक सेवा में है। तो कोई कैंडिडेट मान लो वैदेशिक सेवा में गया है तो वो भी अपना अधिकार बनाए ही रखेगा। जब कर्मचारी अवकाश पर हो, मान लो 10 दिन की छुट्टी पर गया, तो उसका पदाधिकार यथावत रहेगा, पदाधिकार टूटेगा नहीं। जब राज्य कर्मचारी का निलंबन हो, जब आपको एपीओ कर दिया हो, निलंबित कर दिया हो, तो आपका पदाधिकार यही बना रहेगा।
ये स्थितियों में पदाधिकार उसका बना ही रहेगा। पदाधिकार का निलंबन, कि पदाधिकार कब समाप्त होगा, वो अपन देखते हैं नियम 17 में। निम्नलिखित स्थितियों में कार्मिक का पदाधिकार निलंबित रहेगा जब कार्मिक किसी शाब्दी पद पर नियुक्त हो। शाब्दी पद होता है टेन्योर पोस्ट। मान लो कि कोई पोस्ट है, शिक्षा विभाग में एक पोस्ट होती है टेन्योर पोस्ट। अब उसमें पोस्ट में जो फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर है वही लिया जाता है, तो वहां अगर आप चले गए, उसकी जो अवधि होती है 4 ईयर, तो जैसे ही आप उस पद पर नियुक्त हो गए तो आपका जो पदाधिकार जो पहले वाला था, पहले फर्स्ट ग्रेड का कोई स्कूल में था, मान लो हिंदी के आप लेक्चरर थे, तो हिंदी वाला जो लेक्चरर पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब कार्मिक किसी शाब्दी पद या टेनर पोस्ट पर नियुक्त हो, जब कार्मिक 3 वर्ष या इससे अधिक वैदेशिक सेवा में हो। 3 वर्ष से कम है तो पदाधिकार बना रहेगा, लेकिन 3 वर्ष से अधिक है तो आपका पदाधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। निलंबित पदाधिकार को पुनः प्रतिस्थापना, आपने जो निलंबन किया है उसके अधिकार को पुनः भी आप प्राप्त कर सकते हो। अब अपन आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, ज्यादा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।